फ्रेंड्स, मैं विवेक एक बार फिर स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर साइंस स्टडी में। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना कि इंटरनेट क्या है और वेब डेवलपर सीरीज के बारे में। तो जिसने भी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ और वीडियो देखो और बताओ कैसी लगी हमारी वीडियो। तो आज का टॉपिक है डब्ल्यू क्या है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, इससे हमारी आने वाली वीडियो आप देखने में घंटा मिस ना कर पाएँ। तो सभी लोग अपने प्रभु का नाम लेके आइए, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं डब्ल्यू। तो सभी को पता है आखिर डब्ल्यू अपनी एक वेबसाइट में लगाते हैं, पर आज तक किसी को ये पता नहीं होगा इस डब्ल्यू का यूज क्या होता है, डब्ल्यू है क्या। तो आज हम यही जानेंगे कि डब्ल्यू आखिर है क्या। तो डब्ल्यू क्या होता है कि डब्ल्यू डॉक्यूमेंटेशन का एक समूह होता है जो आपस में एक दूसरे से हाइपर टेक्स्ट से जुड़े हुए होते हैं। और हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट, इमेज, ध्वनि आदि का समावेश होता है। अगर हम सीधे भाषा में कहें तो इंटरनेट की डब्ल्यू एक सेवा है, मतलब डब्ल्यू इंटरनेट की एक सेवा है। बस हमें इतना पता लग गया कि आखिर कोई भी पूछे तुमसे कि आखिर इंटरनेट है क्या, तो आप सीधे कह दो कि डब्ल्यू आखिर है क्या। तो आप सीधे कह सकते हैं कि डब्ल्यू एक इंटरनेट की सेवा है जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स का समूह होता है और जो कि टेक्स्ट है, इमेज है, ध्वनि है, ये सभी मतलब उसका समावेश होता है। एक वक्त था जब लोगों को लगता था कि इंटरनेट किसी दूसरी दुनिया की चीज है, लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया है कि इसे हम इस दुनिया में इस्तेमाल करते हैं। आपको ये भी पता है कि सबसे पहले डब्ल्यू का प्रयोग किसने किया था, डब्ल्यू को बनाया किसने था। तो ये जो है डब्ल्यू का प्रयोग सबसे पहले टिम बर्नर्स-ली ने सन 1989 में अपनी प्रयोगशाला में किया था। ये टिम बर्नर्स-ली वो थे जिन्होंने 3 टेक्नोलॉजियों के फंडामेंटल लिखे, जिनमें HTML, URL और HTTP शामिल हैं। ये जो थे फंडामेंटल की अपने टिम बर्नर्स-ली ने ही लिखे थे। इन्होंने ही बताया था कि इंटरनेट अपनी ही इस दुनिया की चीज है, कि ना कि किसी दूसरी दुनिया की चीज है। ये टिम बर्नर्स-ली ने ही दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउजर बनाया जिसको हम आज डब्ल्यू यानी वर्ल्ड वाइड वेब .ऐप और फाइल वेब सर्वर HTTP लिखा। और दुनिया को जो पहला सर्वर जो बनाया था टिम बर्नर्स-ली ने, उसे हम आज डब्ल्यू के नाम से जानते हैं। डब्ल्यू एक दुनिया का सबसे पहला वेब पेज था। अब आपको पता लग गया दुनिया का सबसे पहला वेब पेज कौन सा था। कोई भी पूछे कौन सा था, डब्ल्यू। आप बिल्कुल छूट से कह देना कि डब्ल्यू दुनिया का सबसे पहला वेब पेज है। तो आओ जरा फिर डब्ल्यू को थोड़ा विस्तार उससे बारीकी से जान लेते हैं। बस छोटे शब्दों में उस बारीकी से जानेंगे। है क्या कि डब्ल्यू का पूरा नाम क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो सभी को पता है कि वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू का पूरा नाम है। अब इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का आपस में गहरा संबंध है, जो दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। वर्ल्ड वाइड वेब जानकारी का भंडार होता है जो लिंक्स के रूप में होता है। सभी को पता है कि डब्ल्यू है मतलब कोई वेबसाइट से मतलब जानकारी का भंडार होता है। दरअसल ये एक ऐसी तकनीक होती है ना जिसके कारण संसार भर के कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड वाइड वेब HTML, HTTP और वेब सर्वर और वेब ब्राउजर का भी काम करता है। अब हमने ये तो जान लिया कि डब्ल्यू क्या है, इसकी खोज किसने की, विस्तार से भी जान लिया। अब आपको ये तो पता लग गया कि डब्ल्यू क्या है। जब मैंने डब्ल्यू के बारे में आपको बता रहा था तो एक शब्द और मिला था वहीं पर, हाइपर टेक्स्ट। आखिर ये हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, तो आइए इस हाइपर टेक्स्ट के बारे में थोड़ा सा जान। अब कोई भी वेबसाइट है उसके वेब पेज के डॉक्यूमेंट में जो विभिन्न भाग होते हैं, जैसे टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, ऑब्जेक्ट है, साउंड है, ये सभी भाग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मतलब एक चेन बनी हुई होती है। इन भागों के आपस में जोड़ने के लिए हाइपर टेक्स्ट का उपयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कोई साइकिल की चैन है, साइकिल की चैन को कड़ी जोड़ने के लिए पिन की जरूरत होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर वेब पेजों को जोड़ने के लिए जो उनकी जो भाग होते हैं उन सबको आपस में जोड़ने के लिए हाइपर टेक्स्ट का उपयोग किया जाता है। अब आपने ये तो जान लिया हाइपर टेक्स्ट। अब थोड़ा ये भी जानते हैं कि डब्ल्यू जो है इसकी विशेषताएं क्या है, आखिर इसे वेबसाइट में उपयोग क्यों किया गया है, इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो इसकी विशेषताएं हैं जिसके नाम ये है हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो मतलब अभी हमने पढ़ा था कि हाइपर टेक्स्ट मतलब वेब पेज डॉक्यूमेंट में विभिन्न भाग होते हैं
ये उसकी एक विशेषता हो गई। क्रॉस प्लेटफॉर्म है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओपन स्टैंडर्ड एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन ब्राउजर प्रोवाइड्स ए सिंगल इंटरफेस टू मैनी सर्विस, डायनामिक इंटरकेटिव इवॉल्विंग ग्राफिक्स इंटरफेस। ये इसकी सभी विशेषताएं हैं। इन सभी विशेषताओं के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले क्रॉस प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हैं। आखिर एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है क्या? तो क्रॉस प्लेटफॉर्म का अर्थ होता है कि वेब पेज, वेबसाइट किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य कर सकता है। मतलब कोई भी सही, चाहे अपना लाइनक्स ले लो, चाहे अपना कोई, मेरा नाम ध्यान नहीं आ रहा, लाइनक्स है, विंडोज है, मैक है, चाहे अपना फोन ले लो, कोई सा हार्डवेयर हो, कोई सा ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सभी पे मतलब वेबसाइट जो है रन करेगा, अपना कार्य करेगा, कोई सा प्लेटफॉर्म सही। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म का काम होता है डब्ल्यू में। अगला अपना विशेषता इसमें क्या थी? डिस्ट्रीब्यूटेड। तो डिस्ट्रीब्यूटेड बारे में आपने अगली वीडियो में जानेंगे, अभी इसको यहीं पे छोड़ते हैं। अगला पॉइंट चूज करते हैं ओपन स्टैंडर्ड्स एंड ओपन सोर्स। तो हम यहाँ पर ओपन सोर्स के बारे में जानेंगे कि आखिर ओपन सोर्स है क्या। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते क्या है, क्या क्या होते हैं, कौन से होते हैं, अब इसका चलो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। एक मिनट रुको जरा, अपने पहले जो अपनों ने अभी ओपन स्टैंडर्ड ओपन सोर्स जो किया था इसे थोड़ा साइड में रखते हैं। एक मिनट जो होती है अपनी डब्ल्यू की कार्य प्रणाली जो है, कार्य प्रणाली पर नजर डाल के देखते हैं आखिर इसकी कार्य प्रणाली क्या है। इसकी कार्य प्रणाली क्या है? पहला पॉइंट क्या होता है इसकी कार्य प्रणाली में? HTML। HTML की फुल फॉर्म आपको पता होगी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है, इसमें HTML हाइपर टेक्स्ट लिंक प्रदान करता है जो किसी यूजर को वेबसाइट से जुड़े हुए वेब पेजों को एक्सेस करने में मदद करता है। तो अगला इसका पॉइंट होता है कि WW क्लाइंट सर्वर मॉडल। इसके बारे में अपने आगे जानेंगे कि क्लाइंट मॉडल सर्वर होता क्या आखिर। पर बेस्ड होता है जिसमें क्लाइंट साइड पर रिमोट मशीन पर क्लाइंट सॉफ्टवेयर वेब ब्राउजर कार्य करता है। तो सर्वर साइड पर सर्वर सॉफ्टवेयर कार्य करता है। अब सर्वर सॉफ्टवेयर जो अभी हम जो अपना ओपन सोर्स वाला सॉफ्टवेयर जानेंगे उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसका अगला पॉइंट होता है क्लाइंट के द्वारा वेब ब्राउजर के एड्रेस के बारे में URL एड्रेस टाइप करना। URL अभी आप पढ़ेंगे तो URL भी जानेंगे। URL किसी भी फाइल का एड्रेस होता है जिसका 3 भाग होते हैं। भाग बता दे रहा हूँ, आखिर अपनी जो विशेषता से URL के बारे में जानेंगे वो अगली वीडियो में जानेंगे अपने। जैसे इसके भाग होते हैं प्रोटोकॉल, डोमेन नेम और पाथ। ये इसके 3 भाग होते हैं URL के बारे में, अगली बार में हम डालेंगे। URL की अपनी इन्फॉर्मेशन, वो URL की फुल फॉर्म जो होती है अपनी होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। हम URL के बारे में अगली बार में जानेंगे। तो हम अभी कहाँ थे कि अपना टॉपिक चल रहा था कि ओपन स्टैंडर्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है। तो हम इसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जब बात सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की आती है तब हम में प्राय सभी लोग फ्री सॉफ्टवेयर की सबसे ज़्यादातर तलाश करते हैं। आप जब भी जितने वीडियो देख रहे होंगे मेरे, मतलब जो भी बच्चे हैं, मेरे दोस्त हैं, भाई बहनें हैं, वो मतलब ज़्यादातर सॉफ्टवेयर ढूंढते होंगे नेट पे कि हमें फ्री सॉफ्टवेयर मिल जाए और बढ़िया चीज़ें हो इसमें, ज़्यादातर ये चीज़ें देख। तो इंटरनेट पर ऐसे करते वक्त हम बहुत से फ्री सॉफ्टवेयर मिल भी जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं फ्री सॉफ्टवेयर में ज़्यादातर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ही होते हैं जिससे हम ये आसानी से फ्री डाउनलोड करने के लिए मिल जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई क्या अपना बनाया गया सॉफ्टवेयर को फ्रीली डाउनलोड करने के लिए देगा? सही बात है, ऑफकोर्स अगर मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ कि मैं आपको फ्री दूंगा, क्यों? वो इसके लिए पैसे चेंज नहीं करते हैं। यदि आपके मन में भी ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो आपको ये आर्टिकल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है और ये कैसे काम करता है जरूर से पढ़ना चाहिए। यहाँ आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। तो हम आगे देखते हैं इसके। अब आपके मन में बहुत सारे ऐसे उठे होंगे अभी क्वेश्चन कि आखिर मैंने जब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नाम लिया था तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता क्या है, आपने ये सोचा। अब अगला क्वेश्चन जवाब आया आपके, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के जनक किसे कहा जाता है, इसे बनाया किसने? अब आपको ये भी पता लग जाएगा। तो आपके मन में एक क्वेश्चन हो रहा है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लिस्ट, इसकी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं इनकी लिस्ट क्या क्या है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, इनके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लक्षण क्या है, आखिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैसे काम करती है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और दूसरे प्रकार के सॉफ्टवेयर के बीच अंतर क्या है,
क्या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के लिए महत्वपूर्ण होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की लाइसेंस क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना लोग ज्यादा पसंद क्यों करते हैं? क्या ओपन सोर्स का सिर्फ मतलब होता है या फ्री ऑफ चार्ज होना है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लाभ क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के फायदे क्या हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नुकसान क्या है? हम इन्हीं सब बातों के बारे में बताएंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके मन में उठ रहे होंगे, तो हम एक एक करके इन सभी के बारे में जानते हैं। आखिर अपना पहला क्वेश्चन क्या था कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है क्या? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसे हम OSS भी कह सकते हैं, क्योंकि वीडियो में ज्यादातर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नाम आएगा तो मैं इसलिए OSS ही कहूंगा। आप समझ जाना कि यहाँ पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसकी सोर्स कोड पूरी तरह से व्यूएबल और चेंजेबल होती है। पब्लिक के द्वारा ऐसे कहें तो ये ओपन होती है। वहीं जब सोर्स कोड व्यूएबल और चेंजेबल नहीं होते हैं तो पब्लिक के द्वारा, तब ऐसे सॉफ्टवेयर को क्लोज्ड या प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो यहीं पर अपना एक अगला क्वेश्चन, ये तो पता लगे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या क्या है। अब इसी प्रकार हम थोड़ा नोट करके जान लेते हैं। सोर्स कोड उस बिहाइंड द सीन प्रोग्रामिंग हिस्से को कहा जाता है कि किसी सॉफ्टवेयर को जिसे कि यूजर यूजली देख नहीं सकते। सोर्स कोड में वो सभी इंस्ट्रक्शन को लेआउट किया जाता है कि कैसे सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं और कैसे सॉफ्टवेयर के सभी फीचर्स काम करते हैं। सोर्स कोड को एक्सेस केवल डेवलपर के पास ही होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखना कि जो सोर्स कोड का जो फीचर काम करते हैं, तो सोर्स कोड का जो भी एक्सेस होता है केवल डेवलपर के पास होता है और किसी के पास नहीं होता है। तो अपना अगला क्वेश्चन था यहीं पे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जनक कौन है? अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फ्री सॉफ्टवेयर का जनक रिचर्ड स्टेलमैन को कहा जाता है। तो इसीलिए क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले फ्री सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, वो भी सन 1984 में। कोई भी पीछे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, तो ओपन सोर्स वो सॉफ्टवेयर होता है जो व्यूएबल और चेंजेबल होती है पब्लिक के द्वारा। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। कोई पूछे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाया किसने, तो रिचर्ड स्टेलमैन ने बनाया था सन 1984 में। ऐसे अपना अगला क्वेश्चन था कि अगला क्वेश्चन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लिस्ट। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की लिस्ट क्या है? कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? पहला अपना आता है बिटटॉरेंट, दूसरा है ड्रिजल, एवरग्रीन, गैंटो, फ्लोडॉक, ब्लेंडर है, फ्रीली है, ड्रुपल है, फिनिक्स है और गिट गिनोनेम है, इमेज मैजिक है, कोडी है, मिड पॉइंट है, मोजिला फायरफॉक्स है, MySQL है और ऐसे काफी सारे हैं, लिनक्स, jQuery, KDE, LSB, MinGW, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। अब अगला क्वेश्चन था अपना ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लक्षण। आखिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लक्षण क्या क्या होते हैं? तो इन फ्री सॉफ्टवेयर की कुछ कैरेक्टरीज भी होती हैं जिन्हें की जानना हमें बहुत जरूरी है। कोई ये पूछे लक्षण है, आपको ये भी पता है क्या है, तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसकी कैरेक्टरीज कौन कौन सी होती हैं, इसलिए हमें जानेंगे, बिल्कुल जानेंगे आज। डिस्ट्रीब्यूशन को फ्रीली किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेशन को फ्रीली किया जा सकता है। इसकी सोर्स कोड पूरी तरह से असेंबलिंग होती है। वहीं सोर्स कोड को कोई भी मॉडिफाई भी कर सकता है और साथ ही इन मॉडिफिकेशन को दूसरे डिस्ट्रीब्यूट भी किया सकता है। डिस्ट्रीब्यूट अपना पढ़ा था, मतलब पढ़ेंगे बाद में, उसे और बारीकी से जान जाएंगे। तब समझ में आ गया कि पहला कौन सा था, पूरी तरह से असेंबलिंग होता है जो सोर्स कोड कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। दूसरा, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ज़्यादातर इवोल्व होते हैं जो BA सपोर्टेड कम्युनिटी के और उनके द्वारा एडॉप्ट की गई डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के आधार पर। वहीं इसके बदले में सॉफ्टवेयर के क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद करती है और वहीं इन कम्युनिटीज की एक्टिव पार्टिसिपेशन को भी काफी इनकरेज किया जाता है। अगला था अपना कंपनीज, कहना नहीं आ रहा मुझे, जो भी शब्द है इसका मुझे, जो कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को प्रमोट करते हैं या करते थे, वो अब इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट करने लगे हैं।
क्योंकि इनकी ज़्यादा फीचर्स होने के कारण, उदाहरण के लिए अपना ले लो यूनिक्स कर्नेल को सबसे ज़्यादा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। और मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर जो अपना है एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सोर्स कोड के साथ, जिसे कोई भी यूज़र रीड या मॉडिफाई कर सकता है। ओएस कम्युनिटी जनरली एग्री करते हैं कि उन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को जो कि ये फॉलोइंग क्रिएटर का पालन करते हैं, मतलब अगर ऐसे ये प्रोग्राम को फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, सोर्स कोड को प्रोग्राम में इंक्लूड करना होता है, कोई भी इसके सोर्स कोड को मॉडिफाई करने में सक्षम होना चाहिए। वहीं सोर्स कोड के मॉडिफाई वेरिएंट्स को क्या कहते हैं, इसको रिडिस्ट्रीब्यूटेड भी कहना नहीं आ रहा है मुझे, मतलब REDISTRIBUTB जो भी हो करना होता है। वहीं एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को ऑपरेशन में इंटरफेस नहीं करता है। अब आगे जानते हैं अपने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैसे काम करती है। आखिर ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर है वो काम कैसे करती है। इसमें जो सबसे बड़ा अंतर होता है कि वो एक ही, जनरली आपको इसमें कुछ भी पैसे पे करने नहीं होते हैं। वहीं इसमें कुछ और भी डिफरेंस होते हैं, जैसे कि इस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने वाले यूज़र इफेक्टिवली को डेवलपर्स होते हैं, इफेक्टली होते हैं वो को डेवलपर्स ही होते हैं। वही वो नई नई बेस भी सजेस्ट कर रहे होते हैं इन्हें इम्प्रूव करने के लिए, और साथ में बग्स को निकालने में मदद करते हैं। बग्स क्या होती हैं ये अपने आगे जानेंगे। इसका मतलब होता है कि यदि आप चाहें तो इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन्हें दूसरी नई ऑपरेटिंग सिस्टम में पोर्ट भी कर सकते हैं, और साथ में दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जानेंगे होंगे फिर। अब अगला क्वेश्चन था अपना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दूसरे प्रकार के सॉफ्टवेयर के बीच में अंतर क्या है। तो कुछ सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड को केवल कुछ लोग, टीम या ऑर्गेनाइजेशन जो कि उन्हें क्रिएट किए होते हैं, बस उन्हीं के पास ही इनका कंट्रोल होता है, और वो उनका एक्सक्लूसिव कंट्रोल भी मेंटेन करते हैं, उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसे टाइप के सॉफ्टवेयर को प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर या क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इनमें केवल इन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के ओरिजिनल डेवलपर्स ही लीगली कॉपी, इंस्पेक्ट और मॉडिफाई कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर को वही इन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए कंप्यूटर यूजर्स को एग्री करना ही होता है कि इसके रूल्स और रेगुलेशंस को यूजुअली ये आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के दौरान दिखाई पड़ती है जब आप इस पहली बार रन करते हैं। वहीं इसके साथ यूजर्स केवल उतना ही चीज़ कर सकते हैं जितना कि सॉफ्टवेयर क्रिएटर उन्हें परमिट किए होते हैं। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड एडोबे फोटोशॉप हैं ऐसे प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर। वहीं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बहुत ही अलग अलग होते हैं। इनमें ऑथर्स इनके सोर्स कोड को सभी के लिए अवेलेबल करवा देते हैं, इसमें कोई भी इन्हें व्यू कर सकता है, इन्हें कॉपी कर सकता है, इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकता है। उदाहरण के लिए लिबरा ऑफिस और GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम ऐसे ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। तो अगला क्वेश्चन था अपना, क्या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं केवल कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए ही महत्वपूर्ण होते हैं या सभी के लिए? इनका सीधा सा जवाब है नहीं। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी और ओपन सोर्स थिंकिंग दोनों ही प्रोग्रामर्स और नॉन प्रोग्रामर्स के लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि पहले के भी इन्वेंटर्स इंटरनेट को बनाने में ज़्यादातर ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए हुए हैं, जैसे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और अपाचे वेब सर्वर एप्लीकेशन। इसलिए कोई भी यूज़र जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है वो इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को ही उपयोग कर रहा है अपने बेनिफिट के लिए। जब भी कोई यूज़र अपने कंप्यूटर में वेब पेजेस देखता है, ईमेल चेक करता है, अपने दोस्त के साथ चैट करता है, ट्विटर में करता है, म्यूजिक ऑनलाइन या प्ले करता है, मल्टीप्लेयर वीडियो गेम्स अपने कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स या गेमिंग कंसोल्स में, तब तो कनेक्ट होता है एक ग्लोबल नेटवर्क के कंप्यूटर के साथ, तब वो अनजाने में भी सही लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा होता है, जिससे वो डाटा को रूट और ट्रांसमिट करते हैं और अपने लोकल डिवाइस में। इससे यह बात साफ हो जाती है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल केवल प्रोग्रामर्स ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन्हें सभी बाकी लोग भी कर रहे हैं। हमारे चारों तरफ मौजूद
है और अनजाने में से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लाइसेंस क्या है, इसके लिए लाइसेंस होता है। वैसे तो ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में बहुत सारे लाइसेंस का इस्तेमाल होता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि डेवलपर्स अपने प्रोग्राम्स के लिए किन्हें ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। अब जैसे GPL या JNU जनरल पब्लिक लाइसेंस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल बहुत से ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जैसे कि लिनक्स में होता है। ऊपर बताए गए ओपन सोर्स के डेफिनेशन के साथ GPL के टर्म्स में साफ तौर से स्पेसिफाई होता है कि अगर कोई किसी ओपन सोर्स प्रोग्राम को मॉडिफाई करता है और साथ में एक डेरिवेटिव वर्क को डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, तब उन्हें उसके साथ सोर्स कोड भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अरे इसे आसान भाषा में समझे तो कोई भी व्यक्ति किसी भी ओपन सोर्स कोड लेकर उसका इस्तेमाल करता है। यदि कोई क्लोज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तैयार करता है तब उन्हें उस मॉडिफाई वर्जन को रिलीज करने के बाद कम्युनिटी को वापस भी करना होता है, अन्यथा उसे इसके लिए पेनल्टी नहीं पड़ सकती। समझ गए ना? अगर ना समझे हो तो कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए, मैं उसके लिए अलग से समझा दूंगा बढ़िया करके। मेरा व्हाट्सअप नंबर है ही आपको पता 88598080। अगर ना समझ में आए तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना लोग ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, हमने आपने सब कुछ इतना पढ़ लिया तो आखिर ऐसी क्या बात है जो लोग ज़्यादा पसंद ही क्यों कर रहे हैं, इसमें क्या है। ज़्यादातर लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को पसंद करते हैं प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर की तुलना में, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं जिनके विषय में हम जानने वाले हैं। जैसे कि कंट्रोल, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर की तुलना में इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में लोगों का ज़्यादा कंट्रोल होता है। यहाँ पर वो कोड खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लाइन कर सकते हैं, वहीं अपने हिसाब से इसमें ज़रूरत के मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, वहीं नॉन प्रोग्रामर्स भी इनका इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब अगला होता है ट्रेनिंग। दूसरे लोग जो कि इन्हें पसंद करते हैं वो इसलिए क्योंकि इनका इस्तेमाल का वो बेहतर प्रोग्रामर्स बन सकते हैं। समझ रहे हैं ना? इसलिए करते हैं बेहतर प्रोग्रामर्स बन सकते हैं क्योंकि इन्हें सोर्स कोड पब्लिक असेंबलिंग होते हैं, इसलिए स्टूडेंट इन्हें आसानी से पढ़ सकते हैं और इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए वही स्टूडेंट्स अपने मॉडिफाई वर्क को दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू जान सकें, जिससे वो अपने डेवलपिंग स्किल को बढ़ा सकें। समझ गए होंगे। और अगला यहाँ पर था क्या ओपन सोर्स का सिर्फ मतलब ही फ्री ऑफ चार्ज होना है। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है ओपन सोर्स को लेकर। यहाँ ये केवल पैसों तक की ही बात नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स के लिए मनी भी चार्ज कर सकते हैं इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए जिन्हें कि इन्होंने क्रिएट किया है या उन्हें जिसमें अपना योगदान दिया है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ओपन सोर्स लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उन्हें बहुत जगह में उसके सोर्स कोड को रिलीज़ भी करना पड़ता है। जब वो उससे बेचने की सोचते हैं तो वहीं कुछ प्रोग्रामर्स को लगता है कि उनके सॉफ्टवेयर सर्विस और सपोर्ट में उन्हें ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, ना कि केवल सॉफ्टवेयर के लिए। इसीलिए वो ज़्यादातर समय अपने सॉफ्टवेयर को फ्री कर देते हैं, वहीं लोगों की मदद करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को ट्रूली सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लाभ। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ सही अगर उसके लाभ हैं तो उसके नुकसान भी होंगे। तो इसके लाभ हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अलाउ करता है प्रोग्रामर्स को एक साथ कोलैबोरेट करने के लिए, जिससे कि वो सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव कर सके, जिसके लिए वो उसमें स्थित एरर्स को फिक्स करते हैं जो कि कोड बग्स को होते हैं। साथ में वो सॉफ्टवेयर को अपडेट भी करते हैं जिससे वो नई टेक्नोलॉजी में भी काम कर सकें। इसके अलावा वो इसमें नए फीचर्स को भी डेवलप करने के सहायक होते हैं। इस ग्रुप कोलैबोरेशन अप्रोच से इन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में नई फीचर्स भी बहुत जल्दी आती हैं और इन्हें बहुत ही फ्रिक्वेंटली रिलीज किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जिससे ज़्यादा प्रोग्रामर्स इसके एरर्स को ढूंढ सकते हैं और इसकी सिक्योरिटी अपडेट्स को भी बेहतर रूप से इम्प्रूव
किया जा सकता है दूसरे प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स की तुलना में। OSS अक्सर फ्री होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे भी करना होता है टेक्निकल सपोर्ट और कुछ सर्विस के लिए, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के लिए, मतलब इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट भी पे करना पड़ सकता है कभी कभी। और होता क्या है, मतलब इसके पहले आप क्या है कि जनरली फ्री होते हैं। ये एस्टीमेट किया गया है कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कोलेक्टिवली सेल करते हैं बिजनेस जिसकी वैल्यू है लगभग $60 मिलियन पर ईयर। अभी के समय में आपको प्रत्येक पेड प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर सिस्टम के जगह उसकी एक ओपन सोर्स वर्जन आसानी से मिल सकती है। ऐसे इसके अलावा स्क्रीन पे आपको दिख ही रहे होंगे। अगला अपना क्वेश्चन था कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नुकसान। इसके नुकसान क्या है कि चूंकि इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसे एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट बनाने के लिए जिससे कि मनी जनरेट हो सके, इसलिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ज़्यादातर डेवलप करती है अपने हिसाब से, ना कि यूज़र्स के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। यही कारण है कि ये बहुत कम यूज़र फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि इसके यूज़र इंटरफेस में ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। ये बिल्कुल बात सच है। इनमें अक्सर सपोर्ट ना के बराबर होता है, जिससे यदि कोई प्रॉब्लम हो जाती है तब आपको इनके फॉर्म और कम्युनिटी के ऊपर ही निर्भर करना पड़ता है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने के लिए, जो कि थोड़ा इरिटेटिंग हो सकता है। बाकी आप जान ही सकते हैं कि इसके क्या क्या नुकसान है। आज बहुत मेहनत करना पड़ा है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये लेख जो मैंने लिखा है बोलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है, उसका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो क्या है, मतलब व्हाट इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि रीडर्स को अपने सोर्स सॉफ्टवेयर लिस्ट के विषय में पूरी जानकारी प्रदान की जाए, जिससे उन्हें किसी दूसरे साइट से इंटरनेट उस आर्टिकल के संदर्भ में खोजने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसलिए बहुत मेहनत की है। एक लाइक तो कर ही देना, इस पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बचत भी होगी। मैंने इसीलिए पूरा आर्टिकल जो था पूरा मैंने इस वीडियो में दिया, मतलब इसलिए क्योंकि आपको इसके संदर्भ में कहीं भी खोजना ना पड़े, यूट्यूब पे कोई वीडियो कहीं ढूंढना ना पड़े, इसीलिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है मुझे इसमें। यदि आपको मन में इस आर्टिकल को लेकर कोई भी डाउट्स हैं या आप चाहते हैं कि इसमें कुछ सुधार होनी चाहिए, तब इसके लिए आप नीचे कमेंट्स लिख सकते हैं। और यदि आपको ये पोस्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है पसंद आया हो, तो कुछ सीखने को मिला हो, तो कृपया इस पोस्ट को सोशल नेटवर्क जैसे कि फेसबुक, अपना गूगल और ट्विटर, व्हाट्सएप इत्यादि पर शेयर कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।